पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसकी जो रूट कॉज है वो यही है कि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आमदन बहुत कम है। और आमदन की अगर आप बात करें तो सबसे अहम जिम्मेदारी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी बनती है कि वो इतना टैक्स इकट्ठा करें जिसमें पाकिस्तान के अखराजात को भी पूरा किया जा सके, पाकिस्तान की जो बाकी ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा किया जा सके। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ इस्लाहात लाने की भी कोशिश करती रहीं, बाहर से भी FBR के चेयरमैन लाए गए, हर तरह के हरबे अपनाए गए कि किसी तरीके से FBR की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो। कुछ अर्सा पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने एक मनपसंद जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको FBR का चेयरमैन लगाया इस उम्मीद पर कि वो FBR की कारकर्दगी को बेहतर करेंगे। और उन्होंने जो फार्मूला शहबाज लेकर के आए, आप खुद जैसे ब्रेक से पहले हिंट किया कि कुछ 32.5 अरब रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया है। पर्पस ये है कि FBR की कारकर्दगी बेहतर हो और जो उसकी आप तफसील तो आप बताएंगे, जो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है कि जो इंसेंटिव दिया गया है कि उससे पाकिस्तान की जो रेवेन्यू बेहतर होगा कि इस 32.5 अरब रुपए में 1100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी और 4 इजाफी जो सैलरीज हैं वो माशाल्लाह से FBR के ऑफिसर्स को दी जाएंगी। तो ये क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? FBR अपना टारगेट ना सिर्फ अचीव करेगी बल्कि उससे ज्यादा पैसे इकट्ठे कर ले। अगर तो ऐसा कर लेती है तो मैं तो फिर कहूंगा कि आप 32 के बजाय आप 100 अरब दे दें उन्हें। 10 गाड़ियां दे दें, हमें क्या लेना, हमें तो पैसे से गर्ज है ना। देखिए बड़ी सिंपल बात है, ये कोई नई अटेम्प्ट नहीं हुई, इस तरह की अटेम्प्ट बहुत हो चुकी है माजी में। एक टाप के नाम से प्रोग्राम आया था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का $150 मिलियन का। उसके बारे में कहा जाता है, और ये को गालिबन जनरल मुशर्रफ के टाइम पे आया था, उसके बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के जो नाकाम तरीन प्रोग्राम्स हैं दुनिया में उसमें से एक उसका शुमार होता है। उसमें क्या किया इन्होंने, गाड़ियाँ खरीदी उस वक्त, दफातर नए बनाए, नए कंप्यूटर्स लिए, वही हार्डवेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर दूसरा इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक $300 मिलियन का उसने रिसेंटली कर्जा दिया, $300 मिलियन का कर्जा FBR के लिए, वो इस साल के बजट में उन्होंने रखा हुआ है। $400 मिलियन एक और कर्जा दिया वर्ल्ड बैंक ने इसी तरह के कामों के लिए। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, इंटरवेंशंस होती हैं, उसे जो फंडामेंटल जो इश्यूज होते हैं वो एड्रेस नहीं होते। अगर मसला तनख्वाह का है, वो भी डिटेल बता दें किसको कितना पैसा दिया है। अगर मसला सिर्फ तनख्वाह का है तो अभी एग्जेक्टिव अलाउंस अनाउंस हुआ है FBR के हेडक्वार्टर के लिए 140% का, ये वही एग्जेक्टिव अलाउंस है जो बाकी सेक्रेटेरिएट को भी मिलता है। अगर मसला तनख्वाह का है तो FBR के जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्वार्टरली, ठीक है, उनकी तनख्वाहें, उनके जो फील्ड फॉर्मेशन है उसकी। गाड़ियों का मसला है तो पाकिस्तान कस्टम्स के पास जो गाड़ियां हैं जो वो कन्फिस्केट करते हैं, जो इलीगली या स्मगल गाड़ियां होती हैं पाकिस्तान में जो आती हैं, तो वो गाड़ियां उनके इस्तेमाल में, मैंने खुद लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, ऐसी गाड़ियां जो ग्रेड 17, 18, 19 जो ग्रेड के ऑफिसर उनके पास होनी नहीं चाहिए, वो लग्जरी गाड़ियां वो इस्तेमाल करते हैं अगर गाड़ियों का मसला है। वैसे एक साबिक चेयरमैन FBR जब वो घर गए, ये वाले नहीं है, टवाना साहब नहीं है, उनसे पहले के हैं कोई, तो वो घर जाते हुए बेतहाशा गाड़ियां लेके गए, और मैं 2-3 दफा FBR को रिमाइंड करवा चुका हूं कि वो गाड़ियां उनसे वापस ले लें, और गाड़ियां 5 से ज्यादा हैं मेरे पास, उन गाड़ियों के नाम भी हैं। तो होपफुली अगर FBR के कुछ लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो गाड़ियां उन चेयरमैन साहब से वापस बुला ले, वरना फिर हमें खबर करनी पड़ेगी, चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा, गाड़ियों की तफसीलात बतानी पड़ेगी। तो बेहतर है गाड़ियां खुद मंगवा ले, तो गाड़ियों का मसला नहीं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। इशू ये है कि जो पैकेज अप्रूव किया, अब जो राशिद लंगड़ियाल हैं, इन्होंने पूरी असेसमेंट की, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि जी FBR में इन्फोर्समेंट जो है बहुत कमजोर है, तो इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कुछ इकदाम करने हैं। 5 बड़े इनिशिएटिव्स हैं, उसमें 1-2 इनिशिएटिव्स की तो बात समझ आती है, और कुछ ऐसी चीजें जिसको सपोर्ट करना बनता है। जैसे एक ऑफिसर है, उसको आज वो इस्लामाबाद में पोस्टेड है, कल FBR उसको ट्रांसफर हैदराबाद में कर देता है, तो ये FBR का हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको रिहाइश फराहम करे। अगर वहां पर रिहाइश उसको नहीं मिल रही तो ये रियासत की कमजोरी होती है। आप अपने ऑफिसर को बिल्कुल जो उसकी जेन्युइन ऑपरेशनल नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ 600 मिलियन रुपया रखा हुआ है सिर्फ 6 माह का। बाय द वे ये जो 32.5 अरब का पैकेज है सिर्फ 6 माह के लिए, ये पूरे साल का नहीं है, ठीक है। तो उस 6 माह का उसको उन्होंने रेजिडेंस के लिए जो उसको ट्रांजिट रेजिडेंस देनी है 60 करोड़ रुपया रखा हुआ है, विच इज फाइन। अब दूसरी इसके अंदर कुछ है कि उनकी ट्रेनिंग करवानी है उन ऑफिसर्स की, उनको स्पेशल मैनेजमेंट कोर्सेज करवाने हैं, उसके लिए भी कुछ 400 मिलियन रुपया रखा हुआ, विच इज अगेन ओके, क्योंकि ये आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं ना, उनकी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जो डिबेटेबल है। एक ये कि ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर्स को इन्होंने कहा कि हर ऑफिसर को 1300 सीसी की एक गाड़ी मिलेगी। अब ये
ग्रेड 17 का ऑफिसर नया यंग जो है वो लड़का या लड़की वो फील्ड में आ रहे हैं, आते आपने उसको 1300 सीसी में गाड़ी में बिठा दिया, उसकी जो एम्बिशंस है उसको आपने एक बहुत बड़ा उसको कैनवस दे दिया, आपने उसको ओपन कर दिया। 1300 सीसी की गाड़ी इज मेंट फॉर फेडरल सेक्रेटरी, ठीक है, ये उसकी इंटाइटलमेंट है। जो फेडरल मिनिस्टर होता है उसकी गालबन 1800 सीसी की गाड़ी होती है। तो जिस ब्यूरोक्रेट को 17 ग्रेड में आपने 1300 सीसी की गाड़ी में बैठा दिया, वो जब ग्रेड 22 पे पहुंचेगा तो वो पिजीरो से और किसी लग्जरी व्हीकल से नीचे नहीं उतरेगा, फिर वो कहां से पैसा अरेंज करेगा, वो भी आज अरेंज करके जाए। ये मेरा इसके अंदर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हमें डिजिटाइजेशन करनी है, टैक्स पेयर का टैक्समैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई फेस इंटरेक्शन नहीं होगा, तो गाड़ी किस लिए दे रहे हैं आप उनको? ये ऐसा तो नहीं जो टैक्स पेयर जो है वो टैक्स चोरी करके बैग में डाल के मोटरवे पे जा रहा है, उसको 1300 सीसी गाड़ी चाहिए। हाँ, अगर आपको ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए गाड़ियां चाहिए, कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं जहां पे आपको फील्ड में जाना पड़ता है, वो बेचारे वैगनों में धक्के खाते हैं टैक्सेस में, जरूर गाड़ी दें। तो क्या तमाम ऑफिसर 1087 ऑफिसर जो हैं जिनके लिए ये गाड़ियां आएंगी, तमाम के तमाम अगर सड़कों पर होंगे, दफ्तर में कौन बैठेगा? तो इसका मतलब है मकसद ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको 1 से लेकर 4 तक मंथली माहाना उनकी जो टोटल सैलरी है, रनिंग सैलरी, टोटल सैलरी, अगर वो 2 लाख रुपया ले रहा है तो उसको 8 लाख रुपया मजीद मिलेगा पर मंथ। उसके लिए 2.5 अरब रुपया बजट में रखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब, और पहले भी रिवॉर्ड्स भी ले रहे हैं, एग्जेक्टिव अलाउंस चले, हेडक्वार्टर में फील्ड में नहीं है, तो उनको आपने ये चीज दे दी। अगर यही था मसला तो फिर तमाम की अब तनख्वाहें बढ़ा दें। मुझे एक चीज पे मैं सपोर्ट करता हूं इसमें यहाँ पे, कि ये जो होता है ना इंसेंटिव, ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, और परफॉर्मेंस बेस्ड जो रिवॉर्ड्स है ऑलरेडी अंडर इंप्लीमेंटेशन है एफपीआर के। तो अगर वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जो है, जो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, उनसे कामयाबी नहीं हुई, तो ये 4 तनख्वाहें लेके वो क्या करेंगी? और उसमें मैं, जो आप ये सारी बात कर रहे थे, तो देखें अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी है। और आपको पता है ना कि इलॉन मस्क को ला रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सीधा करने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो उल्ट हो रहा है ना, मतलब हम इंसेंटिव दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो लोग काम नहीं करते, अमेरिका में भी यही मसाइल हैं, इनको हमने घर भेजना है। कोई सालाना खर्चा जो है गवर्नमेंट का रनिंग का कोई 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो वो कह रहा है कि इसको आधा करना है। और उसने इलॉन मस्क ने ट्विटर पे जाके ये भी कहा है कि जो भी एक हाई आईक्यू लेवल के लोग हमें चाहिए, जो 1 हफ्ते में 80 घंटे अगर काम कर सकते हैं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। तो किसी ने आगे से जवाब दिया कि ये तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा जी कि ये अनपेड जॉब है। आगे से उन्होंने एक तमजन कहा कि अगर आप अनपेड और 80 घंटे काम कर सकते हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, अगर हाई आईक्यू लेवल है आपका। तो देखें, एक कहने का मकसद ये है कि वहां पर अमेरिका जो अफोर्ड भी कर सकता है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उनका भी ख्याल है कि ये ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालना जरूरी है। हमारे एक आप उल्टा, हमारे एक कामना टीम मेंबर है, वो दफ्तर में पूरा टाइम देते हैं। अच्छा, चलें वो फिर उस पर बात करेंगे। फिर इतना अगर 80 घंटे तो 80 घंटे उनके पूरे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बिल्कुल आप जो बात ठीक कह रहे हैं कि, और मुझे ये बताएं कि अच्छा, ये इन्होंने अगर इंसेंटिव दिया, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि कोई हर्ज नहीं है, अगर इससे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, बिल्कुल वेल एंड गुड, तो क्या कोई बेंचमार्क भी रखा है कि अगर आप मुझे गाड़ी देंगे तो और 4 इजाफी सैलरियां देंगे, तो कोई मेरे लिए बेंचमार्क भी है जी मैं कोई चीज अचीव करूंगा? इन्होंने परफॉर्मेंस टारगेट्स रखे हुए उसके कि ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगी तो उसके बाद ही आपको इंसेंटिव मिलेंगे। कोई फेयर पॉलिसी इन्होंने सब्जेक्टिव भी तो हो सकता है ना कि आपका फैसला करने वाला है। मेरी एक अफसर के साथ अच्छी बनती है, उसने मेरी रिपोर्ट लिखनी है, उसने कहना है कि कप्तान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, वन शुड अप्रिशिएट। मैंने वो सारी वो चीजें देखी हैं, उन्होंने इस पे काफी काम किया हुआ है। वो इंसेंटिव्स भी जहां दे रहे हैं वहां पे उनके टारगेट्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। ये जो समरी लेके गए थे ना ईसीसी के पास ये मंजूरी के लिए, तो इन्होंने तो अगले 1.5 साल के पैसे मांगे थे। ईसीसी ने भी 6 माह के पैसे अप्रूव किए, 32.5 अरब के। उनके जी इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगी, और अगर ये जो चीज कह रहे हैं चेयरमैन, अगर ये हो जाती है तो फिर अगले साल का पैकेज आप मंजूर करवा लें बजट में, हमें एतराज नहीं है। देखिए, अगर इसको और ज्यादा सिलेक्टिव हो जाता, बहुत ज्यादा 18 तमाम 1100 ऑफिसर्स को 1100 गाड़ियां ना देते, तो बात मुझे समझ आती थी। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले, ये जो 32.5 अरब रुपया है, इसमें तकरीबन 20 अरब रुपया या 19 अरब करोड़ रुपया टू बी प्रिसाइज, वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव है स्मगलिंग की रोकथाम का, इसमें इनका मकसद ये है कि इसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि जो दरिया सिंध है उसके ऊपर मॉडर्न जो है चेक पोस्टें बनाई जाएंगी। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये जो चेक पोस्टें हैं
इसकी मैनेजमेंट कस्टम्स के लोगों के पास नहीं होगी। उसकी मैनेजमेंट के लिए और मैनिंग के लिए 148 रिटायर्ड जूनियर आर्मी ऑफिसर्स को हायर किया जाएगा और इसके अलावा 1560 जो आर्मी के रिटायर्ड सिपाही हैं उनको हायर किया जाएगा। ये अब काम सिविलियंस नहीं करेंगे, रिटायर्ड आर्मी के लोग करेंगे ताकि स्मगलिंग रोक सके। बट इसमें मेरा एक सवाल ये पैदा होता है कि स्मगलिंग दरिया सिंध पे क्यों रोक रहे हो, बॉर्डर पे क्यों नहीं रोक रहे? असल चीज ये है, तो अगर एक चीज बॉर्डर से अंदर आ गई है तो वो दरिया सिंध पे कैसे रुकेगी? अगर और इसके साथ ही कुछ 10 चेक पोस्टें जो है दरिया हब में के ऊपर है बलूचिस्तान में, उसके ऊपर भी ये जो है चेक पोस्टों को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कुछ में पैसे रखे हैं। ओवरऑल अगर आप इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इसके ऊपर कुछ चीज़ें, ये जो राशिद रियाल पैकेज है इसकी अच्छी हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से और उनको ट्रांजिट रेजिडेंस प्रोवाइड करने के हवाले से। अगर ये ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए व्हीकल्स देते तो उसको सपोर्ट किया जा सकता है। 1100 गाड़ियां अक्रॉस द बोर्ड देना, उसको सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है।